आना जाना कई सालों से होते रहा है। इस बार का ये पल मेरे लिए विशेष इसलिए है कि तथागत बुद्ध भगवान का पवित्र अवशेष इस वक्त लद्दाख में है और ऐसे समय में यहाँ आना पवित्रता का एक नया समय मुझे महसूस करने का मौका मिल रहा है। मैं देश का प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के अंदर में, भारत देश के अंदर में पवित्र भगवान बुद्ध का अवशेष को लेके आने का डिमांड लगातार होते रहते हैं। लगातार मेरे पास भी कई अनुरोध आते हैं, लेकिन ऐसा परंपरा नहीं है देश के अंदर में बुद्ध भगवान का अवशेष को ले जाने का। विदेश में कई बार हम लेके गए हैं, लेकिन क्योंकि पहले भी एक बार लद्दाख में हो चुके हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये बहुत सालों से लद्दाख का लोगों का अनुरोध है कि पिपरवा का भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष को लेकर के लद्दाख आना चाहिए। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का अवसर चल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ दर्शन शुरू हो जाए लद्दाख के वासियों के लिए, इससे ज़्यादा उपयोगी समय नहीं हो सकता है। तो लद्दाख के लोगों के अनुरोध के अवसर ये आज हम लोग देखने को मिल रहा है। वैसे तो पिछले कुछ सालों से हम लगातार विदेश में भी गए हैं और हमने देखा है कि किस नज़र से भारत को लोग देखते हैं। बुद्ध का देश है ये। लेकिन जब मंगोलिया में मैंने देखा और मंगोलिया का लोगों का भारत के प्रति जो विशेष एक नज़रिया है कि भारत को देश को गुरु देश मानता है, गुरु, क्योंकि भगवान बुद्ध इस धरती से आए हैं, इस धरती से बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है और भारत के लोगों के प्रति एक आस्था के रूप में देखते हैं। हम लोग एक दूसरे इंसान को जब मिलते हैं तो इंसान इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन एक भारतीय एज ए इंडियन जब मंगोलिया जाते हैं तो मंगोलिया के लोग भारतीय लोगों को एक आम इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये भारतीय लोग भारत से आया है, बुद्ध का देश से आया है, इसलिए इसमें पवित्रता का भाव है। तो जब ये देखा और मैंने महसूस किया, तब मुझे एहसास होता है कि इस दुनिया में कई महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। मैं ये मंगोलिया जाके आने के बाद ये महसूस हुआ कि सदियों में ऐसा वक्त आता है, कोई एक ऐसा ईश्वर के रूप में अवतार लेकर के आते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए और पूरा लोगों का सोच को ही बदल देता है। ऐसा सोचने वाला जब कोई अवतार जन्म लेता है तो मुझे लगता है कि ऐसा वक्त बहुत कम आते हैं और ऐसा एक वक्त हमारे पास आया है जब कुशोक बाकुला रिम्पोचे का इस पृथ्वी में अवतार वापस आए हैं। कुशोक बाकुला रिम्पोचे का जो योगदान है उसको सिर्फ किताब में पढ़ने से भी पर्याप्त नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। कहानी तो सुना होगा, कुशोक बाकुला रिम्पोचे का कंट्रीब्यूशन क्या है लद्दाख के अंदर में देश के लिए, देश से बाहर मंगोलिया और भारत का रिश्ता, मंगोलिया में फिर से बौद्ध धर्म का पुनर्जीवित, ये तो किताब में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका महत्व को अगर समझना है तो आपको मंगोलिया भी जाना पड़ेगा और कुशोक बाकुला रिम्पोचे के ज़िंदगी में अंदर झांक के देखना होगा,
तब समझ में आएगा उसका गहराई क्या है। और जब लद्दाख में कुशोक बाकुला रिम्पोचे का उदय हुआ तो ये आसान नहीं था। ये डोगरा जब यहाँ रूल करते थे तो मैं तो बाद में देख करके सुन करके जो महसूस होता है कि यहाँ लद्दाख जैसे एक कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, या खेती करना कितना मुश्किल है। मतलब जीने के लिए, खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है यहाँ। हम जहाँ से आता है वहाँ तो जो भी खा के फेंक देने से भी उग जाता है। यहाँ तो बर्फ़ का पानी पिघलते हुए उसको नाला बना करके छोटा छोटा जगह में खोद करके एक दो पेड़ पौधा लगाने के लिए भी कितना मशक्क़त करना पड़ता है। और ऐसा समय में लद्दाख के लोगों के ऊपर जो बर्डन था, वो बर्डन का हद तो तब है, मोनेस्ट्री के ऊपर में भी टैक्स लगाता था। हमारा तो मोनेस्ट्री को हम लोग डोनेशन देते हैं, आम लोग मिल करके डोनेशन देते हैं, उससे मोनेस्ट्री चलता है। लामा तो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। रिम्पोचे लोग हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं, वो कहाँ से कमाएगा। और जब मुझे पता चला कि मोनेस्ट्री के ऊपर में भी टैक्स लगाते थे, किस परिस्थिति में लद्दाख के लोग जीते थे वो ज़माने में। और ऐसा में कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने जो रिफॉर्म्स लाया है, मॉडर्न एजुकेशन, पारंपरिक लद्दाख की जीवन शैली को बचाए रखने के लिए, बौद्ध परंपरा को जीवित रखने के लिए, और फिर दुनिया से जुड़ने के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने काम करते गया, कई चीज़ें हैं, मैं उसमें प्रकाश डालना मैं ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि आप लोग पूरा जानते हैं। फिर आगे जाकर के वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कहा है, कई किताब में मैंने पढ़ा है कि राजनीति में आने के बाद उसका आध्यात्मिक जीवन में एक ठहराव आ गया है, लिमिट आ गया है कि अपना स्पिरिचुअल जो परसूट नहीं कर पाया क्योंकि वो राजनीति में आना पड़ा लद्दाख के जनता के। तो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना हुआ, कई लोगों से उसका मिलना हुआ, पंडित नेहरू से मिला। तो मैं देखता था कहानी में या जो मुझे बताते हैं कि बहुत स्ट्रगल करते थे वो। जम्मू कश्मीर असेंबली में जब वो बोलने के लिए जाते थे, उसको भोटी अपना जो लद्दाखी भाषा के अलावा शायद ज़्यादा नहीं आते थे, तो बोलने के लिए भी बहुत मुश्किल से समय मिलता था। बजट में लद्दाख के लिए कोई पैसा और कोई घोषणा होते नहीं थे। तो लद्दाख की लोग अपने तरीके से जीते थे और उस समय लद्दाख का आवाज़ बन करके कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने दुनिया का सामने में बोलना शुरू किया। मैं तब से लेकर के अभी तक देखता हूँ कई बदलाव आया है। अगर मैं भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर के आज तक देखें हमारा हिस्ट्री को, लगभग 2550 पार हो गए हैं हम, तो इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और जो हमारा बुजुर्ग है वो तो जानते हैं, लेकिन जो युवा है वो भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। जितना भी साइंटिफिक एज में हम आ जाए, जितना भी टेक्नोलॉजी युग में हम आए, लेकिन हमारा आध्यात्मिक, हमारा पारंपरिक, हमारे इतिहास को हम जुड़े रहना चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ कि बुद्ध भगवान किस परिस्थिति में जन्म हुए, ये तो सबको मालूम है। कितना घर छोड़ के जाने के बाद बोध गया में संबोधि प्राप्त करने तक जो स्ट्रगल किया, और उसके बाद जब बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ देश दुनिया में, तो मैं जब मैं राजगीर जाकर आया, पूरा मेरा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के मंत्रियों को मैंने वहाँ बुलाया, हमारा चिंतन शिविर था। तो मैं सुबह सुबह राजगीर में वो जंगल में पैदल गए घूमने के लिए, वहाँ के अधिकारियों को लेकर के। तो वहाँ बुद्ध भगवान का मूर्ति और उसका 5 जो प्रमुख उसका अनुयायी है, वो उसका तस्वीर देखा, उनका मूर्ति देखा। तो आज से लगभग 2600 साल पहले
जब बुद्ध भगवान उस जगह में चले थे तो किस परिस्थिति में वो जगह था और कैसे लोग रहते थे और बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, उसको मैं लिंक करता हूँ। जब मंगोलिया में बुद्ध धर्म खत्म हो चुके हैं और बाकुला रिम्पोचे ने बुद्ध धर्म को कैसे पुनर्जीवित किया। 70 साल तक कम्युनिस्ट राज के बाद जब बुद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित हुआ तो बदलाव क्या आया वो मैंने देखा। फिर मैंने हिस्ट्री को देखा, कई चीज जुड़े रहते हैं। पूरा 8वीं 9वीं सदी तक भारत का स्टेट रिलीजन बुद्ध धर्म रहा है और उसमें बुद्ध धर्म को आगे पेट्रोनेज किससे मिला? राज्य से। वहाँ उस समय के जो महाराजा, आज तो महाराजा नहीं होते, आज सरकार है। यानी कि अगर सरकार साथ नहीं देंगे तो हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। जब जब महाराजा, उस समय के शहंशाह जो भी रहा होगा, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, तब तक धर्म हमारा प्रमुख राज्य धर्म बन के रहा है, वरना वो चला नहीं है। और उस समय बाहरी आक्रमण शुरू हो गया और हमारा राजाओं का भी बदलाव हो गया तो बुद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। तो यहाँ तक भी सिर्फ ही लोग सोचते थे कि ये हिस्ट्री बुक में रह गया है। मैं जापान गए, जब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे भारत का प्रतिनिधि करने के लिए जापान भेजा और संवाद चल रहा था उस समय जापान और भारत के बाद। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2004 और शिंजो आबे बड़ा नेता जापान के, अभी तक इस दुनिया में नहीं है, दोनों का बीच में पहले मुलाकात हुए तो ये बात हुआ कि बुद्ध धर्म के माध्यम से जापान और भारत का मिलन होना चाहिए। वो कार्यक्रम मिलन को तय किया, उसका नाम संवाद। संवाद का पहला कार्यक्रम मैंने हिंदुस्तान का लीड करके गया। बड़ा डेलीगेशन था, हमारे साथ में हमारा जो फॉर्मर आईबीसी के प्रेसिडेंट लामा लोब्सांग जी भी हमारे साथ में थे। जब जापान के प्रधानमंत्री जी को मिले, हैंडशेक किया और मैंने बताया कि मैं एक बौद्ध हूँ, वो कम से कम 15 सेकंड तक सोचते रह गया, आप बौद्ध हैं, आर यू बुद्धिस्ट? तो वो जब इतना ताजुब हो गया कि मैं एक बौद्ध हूँ, तो मेरे मन में भी उसी वक्त मैंने यही सोचा कि ये लोग समझते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का जन्म तो हुआ, लेकिन बुद्ध धर्म मानने वाले या कोई बड़ा नेता के रूप में कोई नहीं बचा है। कभी कैबिनेट मिनिस्टर तो रहा नहीं है भारत में कोई बौद्ध। मैं पहला कैबिनेट मंत्री है जो बुद्धिस्ट है इस देश का। अब सोच के देखिए, यानी कि हम कितना बिखर गए थे और किस हालात में हम पहुंचे हैं। जो बुद्ध का देश है वहाँ हमारा पहले का इतिहास को छोड़ दीजिए, अब अभी आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिला, तब से लेकर के जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर छोड़े 1951 में, और बाबा साहब जब मिनिस्टर थे तो वो बौद्ध नहीं बने थे, वो तो 1956 में दीक्षा लिया नागपुर में, अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, वो तो 1956 में है। तो मैं भी ये सोचते रहा कि इतने साल बाद बुद्ध का देश में मैं पहला बुद्धिस्ट है जो इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना। यानी कि कैबिनेट में ही कोई बौद्ध बैठते नहीं थे, यानी कि थे ही नहीं। तो सिर्फ जापान का प्रधानमंत्री ही नहीं, कई बौद्ध देश के लोग जब आज मुझे मिलते हैं, कई मिलते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, तो वो कितना खुशी होता है कि कम से कम भारत जो बुद्ध का देश है वहाँ एक सीनियर मिनिस्टर है। हमारे यहाँ से 1-2 MP आते थे बुद्धि से जो, या कभी किसी काल में डिप्टी मिनिस्टर बना दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, लेकिन कैबिनेट में दर्जा नहीं मिलता है। उस जमाने में तो राजा महाराजा, आज के दिन में तो कैबिनेट देश को चलाता है। तो वहाँ हमारे कोई था ही नहीं, तो हमारा सुनेंगे कौन? तो
तो मैं समझ सकता हूं कि बाकुला रिम्पोचे जब असेंबली में बोलने के लिए भी मशक्कत करना पड़ता था, अनुरोध करना पड़ता था कि मुझे बोलने दिया जाए, क्या परिस्थिति में हम लोग पहुंचे थे। तो अभी धीरे 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 परिस्थिति जो है बदल रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन गए, वो यूनाइटेड नेशन में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है उसको मैं मानता हूं कि वो एक डिफाइनिंग भाषण है, क्योंकि इतने साल बाद, 8th सेंचुरी के बाद, सम्राट हर्षवर्धन के बाद, राजा नहीं है मगर लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के सीना ठोक के बोला कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला तब तो मेरा मन में विश्वास हो गया कि हाँ, अब देश का मुखिया, देश को चलाने वाला बुद्ध धर्म को अपना पॉलिसी का हिस्सा बना करके देश को आगे ले जा रहे हैं। और हम जब मंत्री बने उससे पहले आपको मालूम है भारत सरकार का बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा का कोई आयोजन नहीं होते थे। लोग अपने अपने घर में बाती जला करके बुद्ध भगवान का चरण में हम लोग ऑफर करते थे, और अलग अलग बौद्ध विहार में पूजा चलते थे, मॉनेस्ट्री में पूजा चलते थे। भारत सरकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं होते थे। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को जिक्र किया कि सर, हमारा देश में भारत सरकार का बुद्ध जयंती में कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो मेरे चेयरमैनशिप में मैंने लीड रोल लिया, और शायद इसमें कुछ लोग होंगे जो पहला जो हम लोगों ने भारत सरकार ने कार्यक्रम किए तालकोतरा स्टेडियम में, मेरे चेयरमैनशिप में पहली बार भारत सरकार ने बुद्ध जयंती, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। और उस समय उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत खूबसूरत भाषण दिया, और उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर कोई भी देश, कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विश्व का अगर सुपर पावर बनना चाहता है, बड़ा नेता बनना चाहता है, आर्थिक सुपर पावर, बहुत ही ताकतवर राष्ट्र बनना चाहता है, अगर बुद्ध के रास्ते पे नहीं चलोगे तो नाश हो जाएगा, दुनिया को बर्बादी लाएगा, तबाही आएगा। अगर आप ताकतवर है और बुद्ध के रास्ते में चलेंगे तो दुनिया में आबाद होगा, शांति कायम होगा, दुनिया में सबको भाईचारा का भाव कूद कूद के आएगा मन में। प्रधानमंत्री जी ने कई संदेश दिया। उसके बाद लगातार जब भी किसी भी मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं तो बुद्ध का प्रतिमा और बोध गया से बोधि वृक्ष का पत्ता लेकर के वहाँ बैठ करते हैं। और मैं जितना भी बौद्ध देश में जाता हूँ, मैं, हमारा जो ऑफिसर लोग ये ध्यान रखता है कि मैं बुद्ध का प्रतिमा और बोधि ट्री का, हमारा बोधि वृक्ष का पत्ते को हम लेकर के भेंट करें। और कभी कभी वो श्रीलंका से वापस भी आए, जो बोधि वृक्ष श्रीलंका में लगाया वो पत्ता लेकर के फिर नासिक में लगाया, पुणे में। मैंने उस समय में भी गया कार्यक्रम के लिए। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म मानने वाला महाराष्ट्र में है, विशेष करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के वजह से। तो एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक तरफ कुशक बाकुला रिम्पोचे, ये दो ऐसा पिलर है। मैं मानता हूं कि मोदी जी का घोषणा जो हुआ कि बुद्ध के रास्ते में भारत चलेंगे, उस घोषणा से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कुशक बाकुला रिम्पोचे दो टॉलेस्ट पिलर है, मजबूत स्तंभ है, मैं मानता हूँ। इसलिए जब यहाँ बुद्ध भगवान का अवशेष जब आज यहाँ लद्दाख में आए हैं, आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, यहाँ से वो संस्कार भी जाएंगे। ऐसे समय में मुझे भी आपका बीच में आने का मौका मिला, तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसा पल है जो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग याद रखेगा। मेरे डिपार्टमेंट से मैंने
कई लद्दाख के लिए सोचा हुआ है। धीरे धीरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई स्कीम्स हमने लद्दाख के लिए दिए हैं। मैं तो यह स्कीम गिनती करके बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हूँ, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है कि हमारा देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी है। तो हमारा जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसका भी मैं खुद एक संबंधित मंत्री होने के नाते इसका भी मैं देखभाल करता हूँ। तो मैंने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत कई स्कीम्स योजना चलाए। हमारा यहाँ जैसे मुसलमानों में हज होते हैं वो उस तरीके का नहीं है। हम लोग का जाते हैं, हम लोग भी स्पिरिचुअल टूर में जाते हैं, मगर हज एक व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, उसमें लाखों लोग जाते हैं। तो हज का भी व्यवस्था हमारा मंत्रालय ही करते हैं। तो बौद्ध के लिए हमने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट जो प्लान बनाया है उसके तहत हिमालयन क्षेत्र में जितना बौद्ध मानने वाले लोग हैं और यहाँ पुराने पुराने मोनेस्ट्री जो बिखर गए हैं जिसको रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए भी हमने काफ़ी राशि बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कई स्कीम्स हमने दे चुके हैं और कुछ देने वाले हैं। अभी मैं पहुँचे तो कोरसोक मोनेस्ट्री सो मोरेरी के हमारे वहाँ के जो लामा लोग भी आए थे, वो हमारे ये ड्रुकपा काग्यू ग्रुप है, वो गोनपा है, तो उन लोग को भी मैंने कहा कि आपको भी हम मदद करेंगे। उसी प्रकार से लेह के अंदर में, जंस्कार के अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जो सरकारी कोई भी काम होगा हम तो मदद करते ही हैं। मैं जब होम मिनिस्ट्री में थे, मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में थे, तब आपने देखा होगा हमने आते ही ये एयरपोर्ट के सामने में एक, आप लोग शायद चलते फिरते में देखा होगा, स्पोर्ट्स का एक फैसिलिटी बनाया। हम लोग रिकॉर्ड 2 साल में बना के दिया है वो। उसके बाद में यहाँ और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से थोड़ा सा दूर में हमने आकर के आइस वाला वो दिए हैं। उसी प्रकार से हम काफ़ी चीज़ अपने समय में योगदान हम करते आए हैं। और आगे जब मैं कानून मंत्री बने तब भी मैंने यहाँ लद्दाख का और लेह कारगिल का जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काफ़ी पुश किए। और अब मैं क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री हूँ तो मेरे ऊपर में काफ़ी जिम्मेदारी है। तो वो सब तो मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ मैं डेवलपमेंट का स्कीम गिनती करके बताने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए एक रिमार्क कर रहा हूँ ताकि आपको भरोसा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो विशेष बुद्ध धर्म के लिए और जो हिमालयन बुद्धिस्ट के लिए जो उन्होंने जो एक अपना मन में प्रायोरिटी जो दिया है, और हमारा जो नीचे वाला जो बौद्ध है, जो हिनायन वाला थेरावादा ग्रुप है, उनके लिए भी विशेष ध्यान जो दिया है, उसको कॉम्बाइन करके हम एक बुद्धिज़्म का रिवाइवल का एक माहौल बनाया है। वो इसीलिए ज़रूरी है, आप लोग को समझना होगा कि दुनिया में जितना बौद्ध है, किसी भी देश में कोई भी बौद्ध है, उसका सबसे बड़ा सपना एक ही है। आपको जानना चाहिए, एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, हम सबको ये समझना होगा। हर एक बौद्ध दुनिया का एक तमन्ना लेके चलता है कि अपना जीवन काल में एक बार भारत जाना है, इंडिया जाना है और उस धरती को चूमना है जिस धरती में बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है। तो हमारा ड्यूटी है कि हम लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुद ही बुद्ध का टीचिंग्स को नहीं मानेंगे, हम ही बर्बाद के रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया क्या सोचेंगे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बौद्ध धर्म को अपनाया, सबसे बड़ा लाइन उन्होंने यही कहा कि मैं ऐसा एक धर्म में जाना चाहता हूँ, ऐसा एक धर्म को अपनाना चाहता हूँ जो धर्म सिर्फ पुराने भारत का एक पहचान ही नहीं, बल्कि भारत के वो आध्यात्मिक सोच हर एक भारतीय को बुद्ध भगवान के सोच के साथ मिडिल पाथ, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो,
सुख हो, बीच मिडिल पाथ से हम अपना जीवन जिएंगे और अपना देश को हम सेवा करेंगे। तो बहुत बड़ा सोच के साथ बुद्ध धर्म जो अपनाया है, उसी से मैं भी प्रेरणा लेता हूँ। मैं तो कई उनका वाक्य सुनते रहता हूँ और आज भी मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी मुझे कोई संकट का समय आता है, मुझे फैसला लेना होता है, तो बहुत मदद मिलता है। ये महान हस्तियों का जो शब्दों को अच्छा से सुनेंगे, उनके कार्य को हम देखेंगे तो हमको बल मिलता है। लद्दाख में अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में थे, फिर मिज़ोरम में गए, बहुत अच्छा किताब लिखा। उस दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा आदमी यहाँ चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। वो जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय इस क्षेत्र में जो इंडिजिनस लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। अब दिल्ली से आएंगे ऑफिसर, मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, इनके ऊपर शासन करने के लिए आए हैं, हुक्म झड़ने लग जाता है, ये ठीक नहीं है। तो ये आशीष कुंद्रा जी जो है बहुत सेंसिटिव इस तरह के चीज़ को समझते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपको चीफ सेक्रेटरी बनाया, लद्दाख का बहुत अच्छा हुआ। किताब भी लिखा है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का, नेफा का बारे में। आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बड़ा एक्टिव आदमी है, दिल्ली के उप राज्यपाल वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एक्टिव है, डायनामिक है। ऐसा लोगों के बीच में काम करने में आपको भी अच्छा लगेगा। अभी तो काउंसिल तो नहीं है, हमारे ताशी गैल्सन जी जो हमारे फॉर्मर चीफ काउंसिलर है वो भी बहुत डायनेमिक है, उनके टीम सब बैठे हुए हैं। तो ये सब तालमेल जब होगा ना, लद्दाख बहुत आगे बढ़े। हमारा सीनियर सिटीजन यहाँ बैठा हुआ है, हमारा यहाँ जितना भी जो लद्दाख का जितना भी सीनियर लोग हैं, मैं लगभग सबको जानता हूँ। यहाँ फॉर्मर MP थुप्स्टेन जी है और सिंधुरजे लाकरुक जी है जो अभी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सारे लोग वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, इनके साथ तालमेल करके काम करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि लद्दाख अपने आप में बहुत पवित्र स्थल है और लोग जब लद्दाख में आते हैं तो एक इम्प्रेशन होते हैं कि लद्दाख के लोग पीसफुल है, कॉम्पैशनेट है, लविंग है। जो बुद्ध का टीचिंग है वही लोग यहाँ उसी को जीते हैं। तो लद्दाख में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे लद्दाख का कैरेक्टर पे नुकसान हो। लद्दाख का जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है हम तो करेंगे, मदद करेंगे, मगर लद्दाखी लोग का ही प्राइमरी ड्यूटी है कि लद्दाख का खास चीज़ जो है उसको बनाए रखना है, उसका पहचान को बनाए रखना चाहिए। इसलिए मेरा तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ, भारत सरकार से आपको मदद के लिए कोई कमी नहीं रही। जो भी लद्दाख के लिए मदद चाहिए आपको सहायता देंगे। उस दिन गृह मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि भारत सरकार आपके साथ खड़े हैं। इसलिए लद्दाख को आगे बढ़ने में हम सब एक टीम होकर के हम काम करने चाहते हैं। मैं तो वैसे ही मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो बैकग्राउंड है, लद्दाख से हमारा कोई दूरी नहीं है। सिर्फ ये जो यहाँ डेजर्ट है, हमारा वहाँ डेजर्ट नहीं है, बस यही फर्क है। बाकी बोलना, लेना देना, खाना पीना लगभग बहुत चीज़ मिलता जुलता है। तो हम लोग का सेंटीमेंट और हम लोग का जो बिहेवियरल पैटर्न है वो भी लगभग सेम है। इसलिए मैं लद्दाखी लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं लद्दाख दूसरा जगह से मिल रहा हूँ, दूसरा जगह के लोग हैं, ऐसे मैं महसूस नहीं करते। लगता है कि अपने घर के हैं, अपने ही लोग। तो इसलिए हमारे यहाँ सेंट्रल फोर्सेस के जितना भी यहाँ आते हैं, यहाँ काम करते हैं, वो भी बड़ा इम्प्रेशन अच्छा होता है कि लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हमारा कई संस्था के लोग हैं। हमारा IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, तो हमारा सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर जनरल दोनों भी यहाँ बैठे हैं।
कई एजेंसी भारत सरकार के हमारा यहाँ आज मौजूद है, और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीजीपी और जितना भी यहाँ ऑफिसर हैं, सब लोग एक टीम में हम लोग काम करेंगे। मैं फिर से ये इंस्टीट्यूट को, सेंट्रल जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, इसमें पिछली बार में आए थे और कुछ फाउंडेशन लगाया था। मैंने अभी आके तशी जी को भी बताया कि इसका इनॉग्रेशन के लिए जब कंप्लीट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमने पैसे भी दिए हैं, फाउंडेशन भी हमने लगाया है, तो इनॉग्रेशन तो हमको नहीं मिलेगा, तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छा काम में अगर हम आ सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ का वाइस चांसलर साहब, आप लोगों ने ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट का काम ही है कि आप लोगों को बुलाएं, उनको भी ज्ञान दे, उनसे भी ज्ञान दे, और जो काफ़ी युवा जो स्टूडेंट्स छात्राएं यहाँ बैठे हैं, आप सबको मैं फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और कुशल बाकुला रिम्पोचे का जो मैसेज है उसको आगे ले जाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। बहुत ही सेकुलर अप्रोच कुशल बाकुला रिम्पोचे के नज़र में सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर विशेष करके हमारे दो समुदाय रहते हैं, बुद्धिस्ट और शिया मुस्लिम, तो बहुत अच्छा तालमेल, हारमोनी होना चाहिए आपस में। ये कुशल बाकुला रिम्पोचे का संदेश है, पूरा सेकुलर कैरेक्टर के साथ, कोई भेदभाव नहीं, सारे धर्म मानने वाले हम लोग एक ही हैं। तो ये तालमेल के साथ चलेंगे तो हम समझते हैं कि कुशल बाकुला रिम्पोचे का जो टीचिंग्स है, उसका बताए हुए रास्ते हैं, उस पर हम चलेंगे, और बुद्ध भगवान का जो संदेश है वो दुनिया में हम लोग पहुँचाने में मदद करेंगे। फिर से मैं आप लोग के सब गर्मजोशी से स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जुड़े